शापित एमा। यह 1993 की गर्मियों में जापान के शिमाने में रहने वाली एक लड़की की कहानी है। एक छोटे से देश के शहर में एक पुराना मंदिर था। उस तीर्थ स्थल पर बहुत से लोग मन्नत की तख्तियों पर अपनी मनोकामना लिखते थे और पूजा करते थे, लेकिन अब लगभग कोई दर्शनार्थी नहीं है। खाली मंदिर में केवल हवा में लहराती अनगिनत लकड़ी की तख्तियों की आवाज गूंजती है। एक पुरानी अफवाह है कि इस मंदिर में एक विशेष ईमा है। कस्बे में रहने वाली एक युवती मिनाको ने एक दोस्त से इसके बारे में अफवाहें सुनी और जिज्ञासा से बाहर अपने दोस्त के साथ धर्मस्थल पर जाने का फैसला किया। तीर्थ स्थल पर पहुंचकर मिनाको को एक ईमे रैक मिलता है जिसमें अनगिनत पुरानी मन्नत की गोलियां लगी होती हैं। उन पर लिखी गई विभिन्न इच्छाओं के साथ मन्नत की पट्टिकाएं थीं, लेकिन उनमें से काली स्याही से चित्रित एक एमा थी जो बाहर खड़ी थी। मिनको को एमा में दिलचस्पी थी और जब उसने उसे उठाया और उसे देखा तो उसने एमा पर लिखे शब्दों को देखा। इच्छा देने के बजाय एक शापित व्यक्ति का जीवन छीन लिया जाता है। मिनको को अजीब लगा, लेकिन जिज्ञासा से उसने एमा पर एक इच्छा लिखने का फैसला किया। उसने मन्नत की तख्ती पर अपनी इच्छा से लिखा, मेरा परिवार सुखी रहेगा। उस रात जब मिनाको अपने परिवार के साथ घर पर खाना खा रही थी, उसे अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और वह गिर पड़ी। क्या हुआ था इस बारे में अनिश्चित, उसने अपने परिवार को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय परिवार ऐसा अभिनय कर रहा है जैसे वह मौजूद नहीं है। मदद करना। ऐसा लगता है कि मिनाको की चीख पुकार उसके परिवार तक नहीं पहुंचती। अगली सुबह मिनाको ने महसूस किया कि उसे कहीं दूर जाना है, क्योंकि उसने देखा कि पूरा परिवार उसकी उपेक्षा कर रहा है और खुशी से उससे बात कर रहा है। वह घर छोड़कर उस मंदिर में गई जहां मन्नत की गोली फिर से लटका दी गई थी। वहां उसे एहसास हुआ कि वह शापित थी, जैसा कि एमा ने कहा था। मिनाको ने अपने जीवन के बदले में अपने परिवार की खुशी की कामना करते हुए खेद व्यक्त किया और अभिशाप को तोड़ने के लिए ईमा को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि ईमा को तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे इसमें कितना भी प्रयास किया जाए। मिनाको मायूस हो गया और धर्मस्थल के प्रांगण में आंसुओं में बिखर गया। उस समय मिनाको को दूर से आती हुई भयानक हंसी का आभास हुआ। उसने डर के मारे कांपते हुए इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर से निकलने के बाद भी हंसी मेरे कानों से नहीं छूटी। जल्द ही मिनाको ने महसूस किया कि उसका जीवन थोड़ा थोड़ा करके नष्ट हो रहा था। वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ थी और उदासी और निराशा से पीड़ित थी। मिनको के शरीर में एक अजीब घटना दिखाई देने लगी जो धीरे धीरे गायब हो गई, और उसके चारों ओर उन लोगों की आत्माएं दिखाई देने लगी जो अतीत में ईमा के अभिशाप का शिकार हुए थे। वे मिनाको को फुसफुसाते हुए हंसते रहे। मिनको निराशा से भर जाती है जब उसे पता चलता है कि उनकी आत्माएं एमा पर एक इच्छा लिखकर हमेशा के लिए बंधी हुई हैं। यह विचार कि मैं मृत्यु के बाद इस दुनिया से बंधा हुआ था, ठीक उन्हीं की तरह मुझे भयभीत कर गया। धीरे धीरे मिनको की दृष्टि गहरी होती गई और वह अब नहीं जानती थी कि वह कहाँ है। जैसे ही वह अपने आसपास की दृष्टि खोती है, वह एमा के अभिशाप के शिकार लोगों की चीखें और रोना सुनती है। उसने महसूस किया कि वह इसे अब और नहीं सह सकती और मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। डर और निराशा से परेशान मिनको को लगा कि उसका जीवन समाप्त हो रहा है, मानो अपने चारों ओर के अंधेरे को निगल रही हो। उसने अपनी आखिरी ताकत बुलाई और मदद के लिए एमा को पुकारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने अंत तक विरोध करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे मेरी ताकत खत्म हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। उस क्षण उसके आसपास की आत्माएं भी गायब हो गईं और क्षेत्र में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मिनाको के गायब होने के बाद भी किसी को उसकी किस्मत का पता नहीं चला, और नए पीड़ित फिर से मंदिर का दौरा करेंगे और ईमा का अभिशाप एक के बाद एक लोगों की जान ले लेगा। यह भयानक किंवदंती कस्बे के अंधेरे में फुसफुसाती रहेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिनाको का परिवार उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। मंदिर में नई मन्नत की तख्तियां लटकाई गईं और लोगों की एक निरंतर धारा अपनी इच्छाओं को लिखने के लिए आई। हालांकि वे मिनको के भाग्य से अनजान थे और एमा के अभिशाप में फंसने की संभावना से अनजान थे। एक रात एक युवती एक मंदिर में जाती है। उसने एक एमा पर अपने परिवार की खुशी की कामना भी लिखी। हालांकि जब वह एमा को लटकाने की कोशिश करती है तो उसे अचानक पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। ईमेल के पीछे छिपा हुआ एक पुराना एमा है जिसमें लोग उसी स्थिति में हैं जिस पर मिनको लिखा हुआ है।
जैसे ही महिला एमा को घूरती है उसे भयानक एहसास होता है। तब उसे पता चलता है कि वह एमा के अभिशाप में फंस जाएगी और निराशा की गहराई में है। उसकी उपस्थिति, जो मिंको के समान भाग्य का अनुसरण करती है, शहर के अंधेरे में और भी अधिक भय पैदा करती है। ईमा के अभिशाप ने एक के बाद एक पीड़ितों की संख्या में वृद्धि की है और यह लोगों के दिलों में रेंगने वाले भयानक अस्तित्व के रूप में हमेशा के लिए सौंप दिया जाएगा। वह समय जब लाल मकड़ी लिली मुरझा जाती है। शाम के समय एक घर, हवा में अभी भी नए पर्दों के हिलने की आवाज। यह देहात क्षेत्र का वह घर है जहां 27 वर्षीय योइची शहर की हलचल से बचने के लिए हाल ही में स्थानांतरित हुई है। यह 1997 में सितंबर के अंत में है, जब गर्मी की गर्मी अभी भी थोड़ी कम है और देश की सड़क चमकदार लाल मकड़ी के फूलों से ढकी हुई है। योइची कॉलेज से स्नातक होने के बाद टोक्यो चला गया था, लेकिन वह शहर के जीवन से थक गया था। उसने एक नई शुरुआत करने और ग्रामीण इलाकों में एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। वह जिस घर में रहता है वह शहर के बाहरी इलाके में लकड़ी का एक पुराना ढांचा है। उसे घर में एक रियल एस्टेट एजेंट द्वारा पेश किया गया था, जिसके पास वह रुका था। घर 50 साल पुराना लग रहा था, लेकिन इसके बारे में कुछ विचित्र था और योइची को तुरंत इससे प्यार हो गया। हालांकि किसी कारण से घर के हर कमरे में कई आईने लगे हुए थे। पहले तो वह परेशान नहीं हुआ, लेकिन फिर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। घर में प्रवेश करते हुए योइची लिविंग रूम के चारों ओर देखता है। हवा थोड़ी नम है और योइची हवा देने के लिए खिड़की खोलते ही अपनी नाक पकड़ लेता है। जैसा कि योइची घर की खोजबीन करता है, वह देखता है कि मंद रोशनी वाले हॉलवे और सीढ़ियों की दीवारों पर दर्पण हैं। सभी दर्पण पुराने चित्र फ्रेम से घिरे हुए हैं और किसी तरह अंधेरा वातावरण है। शयन कक्ष में एक बड़ा सा शीशा था जो पूरे शरीर को प्रतिबिंबित करता था। फ्रेम लाल और डरावना था। जैसा कि योइची आईने में अपने प्रतिबिंब को देखता है, उसे पता चलता है कि इस कदम से थकान उसके चेहरे पर दिख रही है। हर बार जब उसने आईने में देखा तो उसने महसूस किया कि उसकी अभिव्यक्ति चिंता और भय में बदल गई है। वास्तविक चलती प्रक्रिया से थके हुए योइची ने सूर्य के अस्त होने से पहले इस कदम को जल्दी खत्म करने का फैसला किया। शाम को जैसे ही सूरज ढल रहा था, योइची थककर अपने बेडरूम में सो गया। आधी रात में योइची अपने सामने कुछ महसूस करने के लिए उठता है। अंधेरे में वह अपने बेडरूम के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखता है। फिर वह खुद को आईने में धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ देखता है। योइची डर के मारे सख्त हो जाता है। वह अपनी आंखें मलता है और फिर से आईने में देखता है, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं है, सिवाय इसके कि योइची के ठीक पीछे एक महिला है। चौंका, योइची ने दर्पण को छिपाने के लिए एक कपड़े से ढक दिया, अपने सिर को एक कंबल से ढक लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अगली सुबह अपने बगल में कपड़े से ढके दर्पण के साथ उसने पिछली रात को याद किया। उसने कपड़ा हटाने की हिम्मत नहीं की। योइची घर छोड़ देता है और अपने पड़ोसियों को नमस्ते कहने जाता है। पड़ोसी योइची का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, लेकिन उसके घर के बारे में असहज दिखते हैं। उन्हें बताया जाता है कि एक अफवाह है कि लंबे समय से घर पर दुर्भाग्य का साया है। हालांकि इसकी खास वजह कोई नहीं जानता। योइची आईने में दिखाई देने वाली महिला आत्मा की पहचान के बारे में उत्सुक थी। उसे घर ही पसंद है, हालांकि वह सोचता है कि अगर वह तुरंत बाहर चला जाए तो बेहतर होगा। मैंने सोचा कि यदि संभव हो तो मैं पहचान और इतिहास का पता लगा लूंगा और फिर तय करूंगा कि आगे बढ़ना है या नहीं। मैंने घर के इतिहास और क्षेत्र में फैली अफवाहों के बारे में शोध करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पुस्तकालय और इंटरनेट से जानकारी एकत्र की, उन्हें पता चला कि योइची के घर में एक निश्चित दर्पण निर्माता रहता था। एक शाम योइची ने हिम्मत जुटाई और फिर से आईने के सामने खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि वह उससे सीधे पूछ सकता है। उसके पीछे वही महिला खड़ी थी। योइची का शरीर फिर से डर के मारे अकड़ जाता है। उनके चेहरे के भाव उनके बालों से छुपे हुए हैं। उसकी त्वचा पीली और रक्तहीन है और वह योइची के ठीक पीछे खड़ी है, गतिहीन। वह आईने में उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी दौरान उसके आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। आधी रात को उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और घर में आवाजें गूंजती हैं। घर में कभी कभी रहस्यमय कदमों की आहट सुनाई देती है और योइची भयभीत हो जाता है।
रात में पर्दे की दरारों से भी योइची को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वह बिना नींद के दिन बिताता है और थक जाता है। इन दिनों उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके पांव जमीन पर नहीं हैं। डरा हुआ योइची आईने के बारे में सच्चाई उजागर करने की कोशिश करता है। वह अपने घर में दर्पण बनाने वाले दर्पण शिल्पकार के कौशल और रहस्यों को खोजने के लिए एक स्थानीय एंटीक डीलर के साथ काम करता है। लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब आता है, योइची पर खतरा मंडराता है। एक रात जब योइची आईने से कपड़ा हटाती है, तब भी एक महिला की आत्मा उसमें रहती है। हालांकि वह अचानक गायब हो जाती है। इसके तुरंत बाद योइची के घर में अधिक शक्तिशाली और बुरी आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, अलमारी से बर्तन गिरते हैं और जोर से आवाज आती है। योइची का डर अधिक से अधिक असहनीय हो जाता है और वह आईने को तोड़ने का प्रयास करता है। हालांकि दर्पण टूटने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। उसने मदद के लिए अपने परिवार और दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं लगा और सामने का दरवाजा नहीं खुला। योइची अलग थलग पड़ गया है। वह अपने कमरे में रुक गया और अपनी मुट्ठी से दर्पण को पीटता रहा। कितना समय बीत गया? 1 हफ्ता, 1 महीना। योइची के हाथ में अब दर्द नहीं रहा, शीशा लाल हो गया था। वह अंत तक शीशे को नहीं तोड़ सका और उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। योइची आईने के सामने पाया गया, उसका चेहरा डर से हिंसक रूप से विकृत हो गया था। उसके बाद वह घर बदनाम हो गया और कोई उसके पास नहीं गया। दर्पण बनाने वाले का अभिशाप अभी तक नहीं उठा है और यह कहा जाता है कि हर बार जब एक लाल मकड़ी लिली खिलती है तो उन लोगों की चीखें सुनी जा सकती हैं जिन्हें योइची के समान दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य का सामना करना पड़ा है। और जैसे ही रेड स्पाइडर लिली की पंखुड़ियां गिरती हैं, नए शिकार सामने आते हैं। बुरा अनुभव। नामी, कीको और कुमी की चीखें पूरे अस्पताल में गूंजती हैं। तीनों हताश होकर इसे से भाग गए। देर से गर्मियों 2018, एक गर्म और आर्द्र रात। 18 साल की नामी ने गर्मी की छुट्टियों की यादें संजोने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाने का फैसला किया। नामी जाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन वह एक मित्र के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकती थी। उनका गंतव्य क्षेत्र में एक अफवाह परित्यक्त अस्पताल है जो 1990 में बंद हो गया था। अफवाह यह है कि मृत मरीजों के भूत परित्यक्त अस्पताल में रहते हैं। नामी के दोस्त है कीको, जो जिज्ञासा से भरा है, और कुमी, जो एक हंसमुख व्यक्तित्व है। उन्होंने साहस की परीक्षा की तैयारी के लिए टॉर्च, सुरक्षा बजर और ताबीज लाने का फैसला किया। रात में नामी और अन्य एक परित्यक्त अस्पताल के पास एक स्टेशन पर इकट्ठा होते हैं और अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। हवा भारी है और नम हवा चिपक जाती है। रास्ते में लड़कियों ने छोटी छोटी बातें की और एक दूसरे का तनाव दूर किया, लेकिन धीरे धीरे बातचीत टूटने लगी। रात में सड़क पर उसके कदमों की आहट उसके अपने दिल की धड़कन के साथ ओवरलैप हो गई और चलते चलते उसे डर का सामना करना पड़ा। अपने दोस्तों की खातिर वह साहस की परीक्षा में भाग लेने के लिए दृढ़ थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इसका पछतावा था। अपने गंतव्य के रास्ते में उसने अपने चारों ओर के अंधेरे को देखा और उसकी भयावहता से भयभीत हो गई। अंत में वे एक परित्यक्त अस्पताल पहुँचे। वह जगह पुरानी इमारतों से घिरी हुई थी, मानो किसी उजाड़ जंगल में तैर रही हो। अंधेरे में डूबे हुए पेड़ अस्पताल की परिधि को पंक्तिबद्ध करते हैं, जब भी हवा चलती है भयानक शोर करते हैं। चांदनी से मंद रोशनी वाला अस्पताल इतना जीर्ण था कि यह कल्पना करना कठिन था कि यह कभी जीवन से भरा कैसे रहा होगा। जब नामी अस्पताल के गेट से गुजरी तो वह अपने आप को कांपने से नहीं रोक पाई। पैर आगे नहीं बढ़ते। कीको और कुमी ने भी अपनी मुस्कान खो दी और मुंह बंद करके चलने लगे। दालान में वे चले गए। समय के साथ दीवारों से पेंट छूट गया और नमी के साथ सफेद सूजी हुई छत अस्पताल के अतीत की कहानी कह रही थी। परित्यक्त अस्पताल के अंदर नम हवा है और मंद चांदनी चमक रही है। हर बार नामी की फ्लैशलाइट परित्यक्त अस्पताल के अंधेरे को रोशन करती है, दीवारों पर छायाएं प्रक्षेपित होती हैं। हर बार जब छाया गलत तरीके से चलती है तो उनका डर बढ़ जाता है। अचानक गलियारे के अंत में एक भयानक आवाज गूंजती है। नामी ने जल्दी से कीको और कुमी के हाथ पकड़ लिए और रुक गए। तीनों ने अपनी सांस रोक रखी थी और धीरे धीरे अपनी फ्लैशलाइट आवाज की दिशा में तान दी। उन तीनों ने अपनी आंखें मली, लेकिन उन्हें अंधेरे के आगे कुछ भी नजर नहीं आया।
कुमी बुदबुदाते हुए कहते हैं, शायद यह मेरी कल्पना मात्र थी, उन्हें आश्वस्त करने के लिए। नेमी और कीको ने सिर हिलाया, लेकिन डर और गहरा गया। जैसे ही नामी और अन्य परित्यक्त अस्पताल के तहखाने में जाते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। यह जगह किसी मुर्दा घर जैसी नजर आती है। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से दरवाजा खोला और अचानक ठंडी हवा चली। अस्पताल के तहखाने में जहां हवा नहीं चलनी चाहिए, हवा उन तीनों के बीच से गुजरी और गलियारे के अंत में दरवाजा चुपचाप बंद हो गया। शायद यह हवा की आवाज है, लेकिन मुझे दूर से किसी बच्चे के रोने जैसा कुछ सुनाई दे रहा है। नेमी डर गई थी, लेकिन कीको और कुमी को प्रोत्साहित करने के लिए उसने कहा, ठीक है, यह हवा या कुछ और होना चाहिए। हाथ पसीने और घबराहट के साथ वे अस्पताल की तलाशी लेते रहते हैं। फिर कुमी रुकी और फुसफुसाई, अरे मुझे बाथरूम जाना है। नेमी और कीको हैरान होते हुए पास के शौचालय की तलाश करने लगे। हालांकि कुमी के बाथरूम में जाने के बाद वह वापस नहीं लौटी। नेमी और कीको चिंतित हो गए और उन्हें बाथरूम में बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंत में कीको बाथरूम में कदम रखता है। कुमी वहां नहीं थी। शौचालय अस्त व्यस्त था, मानो आतंकित हो गया हो और केवल कुमी का ताबीज उसके पैरों पर गिरा हो। नामी निराशा में टूट जाता है और आंसू बहाता है। मैं अब और नहीं कर सकता, चलो घर चलते हैं। नेमी ने कांपते हुए कीको की बांह पकड़ ली और ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो गायब होती दिख रही थी। कांपती आवाज के साथ कीको जवाब देता है, नहीं, मुझे कुमी को ढूंढना है। वे कसकर हाथ पकड़ते हैं और गायब हो चुके कुमी को खोजने के लिए फिर से अस्पताल की तलाशी लेते हैं। कुछ देर चलने के बाद नेमी को लगा कि उनके हाथों में कुछ गड़बड़ है। नेमी का दाहिना हाथ, जो उसे पकड़ने वाला था, उसके कटे हुए बाएं हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। नेमी घबरा गई और चिल्लाई और अपने हाथ दूर फेंक दिए। मैं वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने सोचा कि क्या मुझे बस घर जाना चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास था कि वे दोनों अभी भी अस्पताल में हैं, इसलिए मैंने अकेले पीछे जाने का फैसला किया। उसके चरणों में अनुपयोगी क्लिनिक और अस्पताल के कमरे थे, जो ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें अस्पताल का इतिहास खुदा हुआ है, और हवा नमी से भरी हुई थी। अस्पताल में सिर्फ उसके कदमों की आहट सुनाई देती है। नामी अपने कांपते हाथ में एक टॉर्च रखती है और अंधेरे के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। अपने दोस्त को खोने के गम के साथ मिला हुआ उसका आतंक उसके सीने में चुभने वाला दर्द बन गया। नेमी ने डीप ऑपरेटिंग रूम में कदम रखा। उस पल माहौल पूरी तरह से बदल गया और मैं एक भारी वातावरण में लिपटा हुआ था, जो मेरे शरीर से चिपका हुआ लग रहा था। रक्त की महसूस करो। ऑपरेशन टेबल पर काले धब्बे रह गए और पुराने चिकित्सा उपकरण लापरवाही से बिखरे हुए थे। डर से कांपते हुए वह चुपचाप कमरे के चारों ओर देखती है, अपने दोस्त को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित। फिर अचानक मुझे अपने पैर से जकड़े जाने का एहसास हुआ। नेमी ने झट से अपने पैरों की ओर टॉर्च तान दी। नामी चीख भी नहीं सकती थी और डर के मारे इसे देखती रही। भयानक चेहरे वाली कोई चीज, जो मैंने वहां कभी नहीं देखी, मेरे पैर को जकड़ लिया। उसका चेहरा विकृत है और ऐसा लगता है कि उसकी आंखें नहीं हैं। यह नामी के पैर को जोर से पकड़ लिया और उसे करीब खींचने की कोशिश की। नामी अपनी सारी ताकत इकट्ठा करती है और बचने के लिए अपने पैर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह बच नहीं सकती। आंखों में आंसू के साथ नामी अपने दोस्त से माफी मांगती है, मुझे क्षमा करें। उस समय नेमी के होश उड़ जाते हैं। अचेतन की दुनिया में गोता लगाएं। अगली सुबह नामी को एक परित्यक्त अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास होश आया। उसका मन उथल पुथल में था और डर ने उसकी यादों को ढक दिया था। हालांकि अपने दोस्त को खोजने के मिशन की भावना से प्रेरित होकर वह फिर से अस्पताल के अंदर कदम रखती है। तहखाने में ऑपरेशन कक्ष के सामने का गलियारा, जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती थी, वहां कल रात जैसा ही अजीब सा माहौल था। जब नेमी ने फिर से ऑपरेशन रूम में प्रवेश किया तो कीको और कुमी वहां थे। जब वे नामी को पाते हैं तो वे राहत के आंसू रोते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। जब मैं मन की शांति के साथ घर जाने के लिए मुड़ा तो कल रात वह ऑपरेशन रूम में था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह उन तीनों के पास पहुंचा। इससे तीनों बच नहीं सके। अगली सुबह नामी को एक परित्यक्त अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास होश आया। उसका मन उथल पुथल में था और डर ने उसकी यादों को ढक दिया था।
हालांकि अपने दोस्त को खोजने के मिशन की भावना से प्रेरित होकर वह फिर से अस्पताल के अंदर कदम रखती है। तहखाने में ऑपरेशन कक्ष के सामने का गलियारा, जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती थी, वहां कल रात जैसा ही अजीब सा माहौल था। नामी, कीको और कुमी की चीखें पूरे अस्पताल में गूंजती हैं। यह एक मानसिक अस्पताल है। उन तीनों को अपने शेष जीवन के लिए जागने के बिना जीवन भर बिताना था। दिन ब दिन वह अनंत काल के लिए एक ही समय पर चिल्लाती है, असमंजस की स्थिति में चली जाती है और डॉक्टर द्वारा उसे बहकाया जाता है। मारपीट करने के लिए दोनों हाथ पैरों को बेल्ट से बांधा गया है। उनका जीवन एक अंधेरे साए में समाप्त हो जाएगा। भयानक अनुभव ने उन पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया, एक स्मृति और अनुभव जो तब तक रहेगा जब तक वे जीवित रहेंगे। इस वीडियो में पेश किया गया हिटोरी लुका छिपी जापान में एक बहुत ही खतरनाक जादू टोना माना जाता है। आप इसे परिचित चीजों के साथ आसानी से पुनः पेश कर सकते हैं, लेकिन कृपया सावधान रहें कि इसकी नकल न करें। लुका छिपी अकेले। समय मध्यरात्रि है। 30 साल की नाओकी घर पर इंटरनेट सर्फिंग में डूबी हुई थी। उनका कमरा मंद रोशनी वाला है और कंप्यूटर स्क्रीन ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। एक छोटे से अपार्टमेंट के एक कमरे में जब भी मैं आह भरती हूँ, एक भारी वातावरण मुझे घेर लेता है। नाओकी की कोई पत्नी और बच्चे नहीं थे और एक औसत और एकाकी जीवन जी रहे थे। इस कस्बे में जन्मे और पले बढ़े, उन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक किया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, इसलिए वे एक स्थानीय सुविधा स्टोर में काम करते हैं। उसके दैनिक जीवन में सब कुछ वैसा ही था और वह दोहराव से उब चुका था। एक दिन नाओकी को इंटरनेट पर शहरी किंवदंतियों और भूतों की कहानियों के बारे में एक वेबसाइट मिलती है। उनमें से एक में उनकी दिलचस्पी थी, हितोरी काकुरेम्बो नामक एक भूत की कहानी। यह समाधि एक खतरनाक रस्म है जिसे जापान में हर कोई जानता है। नाओकी ने रोमांच और उत्तेजना की तलाश में हिटोरी लुका छिपी की कोशिश करने का फैसला किया, जिसे वह अपने सामान्य जीवन में अनुभव नहीं कर सकता। उन्होंने प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। रात के आकाश में तैरता चांद एक फीकी रोशनी उत्सर्जित करता है, कमरे में छाया खींचता है। रोशनी कमरे में भर जाती है। नोकी के कमरे में पुरानी गुड़िया पर छाया डाली जाती है। गुड़िया को उसकी दादी से सौंप दिया गया था और उसके कमरे के कोने में छोड़ दिया गया था। नाओकी का दिल तेज हो रहा था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। नाओकी अभी तक नहीं जानती थी, इस दिन से उसका जीवन भय से भरे दुस्वप्न में बदल जाएगा। वह अपनी घड़ी देखता है। 3 बजे पूर्वाह्न के निर्धारित समय की प्रतीक्षा करते हुए नाओकी हिटोरी लुका छिपी की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है। स्टेप 1, सबसे पहले गुड़िया तैयार करें और गुड़िया के अंदर की सारी रुई निकाल दें। चरण 2, खाली गुड़िया को कच्चे सख्त चावल से भर दें। चरण 3, अपने खुद के नाखून काटो, उन्हें गुड़िया में रखो और उन्हें लाल धागे से एक साथ सिलो। इस बिंदु पर बाल या रक्त जोड़ने से नेक्रोमेंसी और भी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन जोखिम बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चावल आंतरिक अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लाल धागे रक्त वाहिकाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे आपका गुड़िया से जुड़ाव हो जाएगा। अपने हाथों के पसीने से उसने अपने नाखून काट लिए और टुकड़ों को गुड़िया में डाल दिया। मेरा हाथ कांप रहा था और मैंने एक उंगली काट ली। खून की बूंद गुड़िया के अंदर के चावलों पर गिरी। चरण 4, छिपने की जगह पहले से तय कर लें और वहां एक गिलास नमक का पानी रख दें। हितोरी काकुरेम्बो एक भरवा जानवर के साथ लुका छिपी खेलने की एक रस्म है। चरण 5, अपनी गुड़िया का नाम बताओ। नाओकी ने एक नाम सोचा और मियो नाम चुना। यह नाम वह व्यक्ति होगा जिसके साथ आप लुका छिपी खेलते हैं। वह कानाफूसी में मियो को बुलाता है। गमनकारी कमरे से आवाज गूंज उठी। चरण 6, बाथरूम में बाल्टी में पानी भरकर रखें। ये रही तैयारी। पिछले चरणों को पूरा करें ताकि आप सुबह 3 बजे शुरू कर सकें। और समय 3 बजे था। नाओकी ने अनुष्ठान शुरू किया। चरण 7, गुड़िया को 3 बार मैं पहला दानव हूँ कहो और इसे बाथरूम में बाल्टी में डुबो दो। गुड़िया पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है और इसे देखकर वह चिंतित और उत्तेजित हो जाता है। चरण 8, घर की सभी लाइटें बंद कर दें और टीवी को चालू रहने दें। अपनी आंखें बंद करें और 10 सेकंड के लिए गिनें।
3 बजे कोई टीवी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा रहा था और स्क्रीन पर केवल एक अकार्बनिक रेत का तूफान दिखाई दे रहा था। चरण 9। एक चाकू या अन्य कटलरी लें और बाथरूम में जाएं। इस समय यदि गुड़िया अभी भी जगह में है तो खेल जारी रखा जा सकता है। अपना नाम बताओ, उन्हें बताओ कि तुमने क्या पाया, गुड़िया को चाकू से मारो और उन्हें बताओ कि दानव की भूमिका बदल जाएगी। वह बाथरूम में चला गया। गुड़िया को अभी भी वहीं देखकर मुझे राहत मिली। तब नाओकी ने रसोई के चाकू से गुड़िया पर वार करते हुए कहा, मियो, मैंने इसे ढूंढ लिया। जिस कठपुतली को बाल्टी में ठूंसा गया था उसमें से हल्की सी आवाज के साथ थोड़ी सी हवा निकल गई। फिर मैंने गुड़िया से 3 बार कहा, मियो अगला दानव है, और उस स्थान पर छिप गया जहां खारे पानी को रखा गया था। वह अपने कमरे की अलमारी में छिप गया। टीवी स्क्रीन से आने वाली हल्की रोशनी कमरे को मंद रोशनी देती है। नाओकी का दिल तेजी से धड़कता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। मौसम गर्मी का है और गर्मियों में जापान में रात में भी बहुत गर्म और आर्द्र होता है। कोठरी में बंद कमरे का स्थान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। नाओकी को लगा कि उसके गाल से पसीना टपक रहा है। कहा जाता है कि कम से कम 1 घंटे तक यहाँ से छुपकर आप नेक्रोमेंसी का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही हिटोरी लुका छिपी को 2 घंटे के भीतर सही क्रम में पूरा किया जाना चाहिए। आगे क्या होगा? नाओकी को इस बात का मलाल है कि खेल की शुरुआत एक दमघोटू माहौल में हुई जो उनके कमरे जैसा नहीं लगता था। तभी मुझे बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत लुका छिपी खेलना बंद करना चाहता था, लेकिन मुझे खेलना शुरू किए अभी केवल 15 मिनट हुए हैं। 1 घंटे के भीतर अनुष्ठान समाप्त करना एक निषिद्ध कार्य है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। नाओकी ने अपनी सांस रोक रखी थी और समय बीतने का इंतजार कर रहा था जब उसने किसी के कदमों की आहट देखी। कोठरी के दरवाजे की खाई से बाहर देखते हुए दालान में कुछ चल रहा है। एक काली छाया धीरे धीरे गलियारे के नीचे चली जाती है। यह एक व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन यह अंधेरा है और आप इसे बहुत अच्छी तरह नहीं देख सकते। एक काला साया धीरे धीरे उसके कमरे में दाखिल हुआ और कोने में रह गया। नाओकी ने एक ऐसी टकटकी महसूस की जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। निगरानी की जा रही है। आप कहाँ हैं? एक कमरे में एक आवाज गूंजी जो खाली होनी चाहिए थी। नाओकी ने दरवाजे में दरार देखी। कोई उन्हें देख रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और समय बीतने का इंतजार करने लगा। मुझे आश्चर्य है कि इसमें कितना समय लगा। अनंत काल की तरह महसूस होने वाली एक लंबी चुप्पी के बाद नाओकी ने अपनी घड़ी देखी। समय 4:30 बजे है। यह वह समय है जब अनुष्ठान को समाप्त करना ठीक है। नोकी ने खारे पानी को अपने मुंह में ले लिया। इस हिटोरी लुका छिपी में एक नियम है कि जब आपके मुंह में खारा पानी होता है तो आत्माएं आपको नहीं देख सकती। अनुष्ठान को समाप्त करने के लिए स्नान गुड़िया को मुंह भर खारे पानी से नहलाया जाना चाहिए और पराजित घोषित किया जाना चाहिए। नोकी ने कोठरी का दरवाजा खोला। एक अजीब आदमी खड़ा था, कोठरी में घूर रहा था। एक आदमी कुछ फुसफुसा रहा है। आप कहाँ हैं? 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 किसी अजनबी से आंख मिलाकर बात करें। नाओकी सख्त हो गई, चिंतित थी कि उसे देखा जा रहा है। नाओकी समय का पता नहीं लगा पाता है और आंखों से अकड़ जाता है जो उसे खींची हुई लगती हैं। मुझे अचानक याद आया कि मुझे इसे 2 घंटे में खत्म करना है। मैंने अपने मुंह से खारे पानी के रिसाव को सहन किया और बाथरूम की ओर चल पड़ा। जब मैं बाथरूम में लौटा तो गुड़िया वहां नहीं थी। नाओकी को लगा कि उसकी गर्दन से ठंडा पसीना बह रहा है। घर के चारों ओर देखना शुरू करें। अपनी अधीरता को दबाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ें ताकि कोई शोर न हो। नाओकी को नहीं पता कि मियो कहाँ है। वह सब सुनता है जो उसकी अपनी सांस और दिल की धड़कन है। अंत में नाओकी को गुड़िया लिविंग रूम में मिली। वह सोफे पर बैठी है, लेकिन उनका आखिरी कदम गलत हो गया। समय 5:07 है। 2 घंटे बीत चुके थे। जैसे ही उसने घड़ी देखी, उसकी रीढ़ में भय की एक सिहरन दौड़ गई। हवा नम और ठंडी हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
आतंक से प्रेरित होकर वह मियो को वापस बाथरूम में रखता है और उस पर नमक का पानी छिड़कता है। मैं जीता, मैं जीता, मैं जीता। 3 बार मियो को जीत की घोषणा की। हालांकि समय बीतने का पछतावा बढ़ता जाता है। घर में एक अजीब सा आभास होता है। उसे एक ऐसे डर से सताया जाएगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन के बाद से उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके घर में हमेशा एक काला साया सा रहता है और नाओकी का भाग्य अंधकारमय है और एक अप्रत्याशित दुर्घटना में समाप्त हो जाता है। यह अचानक था। रात को अकेले लुका छुपी खेलने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे वह आवाज मेरे कानों में सुनाई देती है। आप कहाँ हैं? 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 एक नींद से वंचित नाओकी एक सुविधा स्टोर पर काम से लौट रही है। सड़क पर ठोकर खाती है जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो। कार दुर्घटना की दुखद स्थिति में नाओकी के बगल में एक व्यक्ति खड़ा था। नाओकी ने निश्चित रूप से अंतिम समय में अपने कानों में ये शब्द सुने। मैं जीता। क्या हम एक साथ खेलेंगे? क्या आप भूत की कहानी हनको सान शौचालय में जानते हैं, जो जापानी बच्चों के बीच प्रसिद्ध है? इस बार मैं एक ऐसी लड़की के भूत का परिचय देना चाहूंगा जिसके बारे में अफवाह है कि वह जापान के सभी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में दिखाई देती है। यह कहानी मैंने अपने रिश्तेदारों से सुनी है। 1980 के दशक में एक ग्रामीण कस्बे में एक प्राथमिक विद्यालय। बताया जाता है कि समय शाम के 5 बजे बज रहे थे और डूबता सूरज स्कूल की इमारत को लाल रंग में रंग रहा था। स्कूल के बंद गेट के बाहर 4 बच्चे सूखे पत्तों की आवाज के साथ खड़े हो गए। शरारती लड़का ताकेशी था, हमेशा शांत और शांत केंटा, आसानी से चलने वाला अकीको और डरपोक यूरी। सभी बच्चे 10 साल के प्राथमिक विद्यालय के छात्र थे। बच्चों के घर जाने का समय हो गया था, लेकिन वे इकट्ठे हो गए। अपने परिवारों से झूठ बोला कि वे पढ़ रहे थे। वे क्यों जमा हो रहे हैं? यह हनाको सान से मिलने के लिए है, जो इस परित्यक्त स्कूल में उपस्थित होने की अफवाह है। बच्चों की निगाहें एक पुराने स्कूल पर टिकी थी, जो अब इस्तेमाल में नहीं आ रहा था। हालांकि यह अभी भी दिन का उजाला था, परित्यक्त स्कूल ने मुझे बहुत भयानक छाप दी। सामने का गेट पुराने लोहे से बना था और इसके विकृत आकार से एक अवर्णनीय आतंक छलक रहा था। बच्चे अपनी सांस रोकते हैं, गेट से गुजरते हैं और स्कूल की इमारत का दरवाजा खोलते हैं। बच्चे स्कूल के माध्यम से चुपचाप चलते हैं। पुराने गलियारे लकड़ी के हैं, फर्श चरमराता है और उनका तनाव बढ़ता है। दालान में जगह जगह लकड़ी सड़ चुकी थी और बड़े बड़े छेद हो गए थे। परित्यक्त स्कूल के अंदर कदम रखते ही बच्चों में धूल का माहौल छा गया। वे एक मंद रोशनी वाले हॉलवे से चलते हैं और एक कक्षा में घूरते हैं जो कभी बच्चों से भरी रही होगी। फर्श पुरानी पाठ्य पुस्तकों, पेंसिलों और ब्लैकबोर्ड इरेजरों से अटा पड़ा था, जो कई साल पुराने थे। बच्चे एक दूसरे से एक शब्द कहे बिना स्कूल की इमारत का पता लगाते हैं। आखिरकार वे स्कूल की 3री मंजिल पर पहुंच गए। कहीं से पानी की बूंदों के आने की आवाज से तनाव बढ़ गया। क्या इस स्कूल में हनाको सान शौचालय में के बारे में अफवाह सच है? बात करते करते वे महिला शौचालय के दरवाजे के सामने रुक गए। उस समय ऐसा लगता है कि हवा अचानक शौचालय के पीछे से चली, जहां खिड़की बंद होनी चाहिए थी। दरवाजा धीरे से खुला और शौचालय के अंदर से ठंडी हवा बहने लगी। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको बाथरूम में आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। दृष्टि उनकी रीढ़ को ठंडक पहुंच जाती है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बाथरूम में कदम रखते ही हिम्मत जुटाई। महिला शौचालय के अंदर थोड़ा गंदा और टूटा हुआ शीशा और हाथ धोने की जगह थी। दीवार के साथ 5 निजी कमरे पंक्तिबद्ध हैं। पीछे से तीसरा निजी कमरा अफवाह वाला निजी कमरा है। हनाको सान से कैसे मिलें? ऐसा कहा जाता है कि स्कूल की 3री मंजिल पर लड़कियों के बाथरूम के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दें, पीछे से तीसरा कमरा और बाहर बुलाओ। पीछे से तीसरे निजी कमरे में जाते हुए बच्चों ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही उनका डर बढ़ता है, ताकेशी अपने साहस को बुलाता है और निजी कमरे के दरवाजे पर 3 बार दस्तक देता है और पूछता है, हनाको सान, क्या तुम वहाँ हो? वे अपनी सांस रोककर सुनते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। केंटा इसके बाद कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
आखिरकार यूरी ने इसे एक कोशिश देने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह वैसे भी एक अफवाह थी। यूरी फिर दस्तक देने की कोशिश करता है। जिस क्षण उसका नन्हा हाथ दरवाजे को छूता है, अचानक बाथरूम में शोर सुनाई देता है। वे एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। उसके बाद अकीको ने धीमी आवाज में पूछा, हनको-सान, क्या तुम वहाँ हो? हाँ। तभी एक धीमी आवाज वापस आई और उसी समय धीरे से दरवाजा खुल गया। अंदर से एक बॉब स्टाइल में काले बालों वाली एक लड़की दिख रही थी, जिसने सफेद ब्लाउज और लाल स्कर्ट पहन रखी थी। उसकी त्वचा पीली थी और वह बेजान लग रही थी। बच्चों के चेहरे अचानक मुरझा गए। वे भय से व्याकुल हो उठे। हनाको बच्चों के पास जाती है। उसकी आंखें ठंडी और दूर थीं, मानो वह उनकी आत्माओं में देख सकती हों। बच्चे न तो भाग सकते हैं और न ही आवाज उठा सकते हैं। क्या हम एक साथ खेलेंगे? हनाको-सान बच्चों के सामने रुकता है और धीमी आवाज में फुसफुसाता है। उन शब्दों ने बच्चों को और भी भयभीत कर दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस बंद स्कूल में खेलना उनके लिए विपत्ति लेकर आया है। बच्चे भाग गए। वे एक परित्यक्त स्कूल के मंद रोशनी वाले गलियारों में पागलपन से दौड़ते हैं। हालांकि वे चाहे कहीं भी भागी, चाहे वे कहीं भी भागे, चाहे वे जहां भी छुपे, हनाको उनके सामने प्रकट होगा। ताकेशी स्कूल छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारणवश गेट नहीं खुलता है। आखिरकार ताकेशी को अपनी ताकत की सीमा महसूस होती है और वह सांस से बाहर हो जाता है। वह रुक गया। क्या हम एक साथ खेलेंगे? उस समय हनाको-सान उसके सामने प्रकट होता है और ताकेशी को पकड़ लेता है। अकीको ताकेशी को चिल्लाते हुए सुनता है और स्कूल की इमारत की खिड़की से बाहर देखता है। हनाको द्वारा ताकेशी को घसीटा जा रहा था। क्या हम एक साथ खेलेंगे? जब मैंने अपने कान में एक आवाज सुनी और पीछे मुड़ा तो हनाको वहाँ थी। अकीको की चीख स्कूल की इमारत से गूंजती है। बच्चे रोते और भागते रहते हैं। तभी यूरी फिसलकर गिर जाता है। वह सख्त होकर खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन हनाको प्रकट हो जाती है। क्या हम एक साथ खेलेंगे? यूरी को भी दूसरी दुनिया में घसीटा जाता है। केंटा आंसुओं में बहता रहता है। हालांकि मैं कितना भी दौड़ूं, हनाको बिना दया के मेरा पीछा करेगा। केंटा अपनी आखिरी ताकत को बुलाता है और गोदाम से एक धातु का बल्ला निकालता है। क्या हम एक साथ खेलेंगे? केंटा के कान में एक आवाज सुनाई दी और जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमा दिया। बल्ला हनाको के सिर पर लगा और वह खून से लथपथ पड़ी रही। क्या हम एक साथ खेलेंगे? मुझे उसे बल्ले से मारना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से मैं अभी भी इसे अपने कान में सुन सकता हूँ। उसने जमकर बल्ला घुमाया और उसके पीछे वाली लड़की लहूलुहान होकर गिर पड़ी। क्या हम एक साथ खेलेंगे? इसे रोको, ताकेशी चिल्लाता है क्योंकि वह अपना बल्ला घुमाता है। केंटा ने हनाको को बल्ले से मारना जारी रखा, जो पहले से ही लेटा हुआ था। केंटा को अचानक होश आया। ताकेशी, अकीको और यूरी मेरे पैरों के पास सो रहे थे। क्या हम एक साथ खेलेंगे? यह कहानी जनवरी 2004 में जापान में 2 चैनल नामक एक इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड पर लिखी गई एक वास्तविक अनुभव है। खुद को हसुमी कहने वाली एक महिला ने अपने आसपास हुए अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में विस्तार से पोस्ट किया। उनके दृष्टिकोण से कहानी का पुनर्निर्माण किया गया है, इसलिए कृपया इसका आनंद लें। किसरगी स्टेशन। जनवरी 2004, लगभग 20 साल पहले, हसुमी नाम की एक 23 वर्षीय महिला जापान के शिजुओका प्रांत में शिन्हामामात्सु स्टेशन के एक कार्यालय भवन में काम करती थी। समय 22:55 है। ओवरटाइम से थककर वह घर जाने के लिए ऑफिस से निकली ही थी। जाड़े की रात इतनी सर्द थी कि उसके थके शरीर को और भी ठंडक लग रही थी। वह जल्दी से उस स्टेशन पर पहुंच गई जहां वह हमेशा इस्तेमाल करती थी। शिन्हामामात्सु स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उन्होंने कुशलता से ट्रेन की समय सारणी की जांच की। आखिरी ट्रेन 23:10 बजे आती है। ऐसा लगता है कि यह जल्द ही आ रहा है। वह एक बेंच पर बैठ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। मैं तारे नहीं देख सकता, शहर की रोशनी ने सितारों को बुझा दिया था।
तभी ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी। वह उठी और ट्रेन में चढ़ गई। कार में ज्यादातर सीटें खाली थीं और 5 अन्य यात्री थे जो सभी सोए हुए लग रहे थे। वह बैठ गई और खिड़की से सिर टिका लिया। बाहर का नजारा फीका पड़ जाता है। एक एक करके शहर की बत्तियां चली गईं और उस पर अंधेरा छा गया। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। ओवरहेड से आ रही कार में घोषणा की आवाज दूर तक लग रही थी। ट्रेन के कुछ देर चलने के बाद उसे कुछ अजीब लगा। मैं आमतौर पर लगभग 5 मिनट में गंतव्य स्टेशन पर पहुंच जाता हूं, लेकिन ट्रेन के रुकने का कोई संकेत नहीं है। यह लगभग 20 मिनट से चल रहा है। अजीब लग रहा है। हसुमी ने ट्रेन के सामने जाने और स्टेशन के कर्मचारियों से पूछने का फैसला किया। हालांकि स्टेशन अटेंडेंट के कार्यालय का दरवाजा नहीं खुला और खिड़की को अंधा कर दिया गया था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच ट्रेन का चलना जारी है। इस ट्रेन को हमेशा टनल से नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन किसी कारण ट्रेन टनल में घुस गई। यह ट्रेन कहां जा रही है? ट्रेन एक निश्चित स्टेशन पर रुकी। हसुमी ने ऊपर देखा और स्टेशन के नाम की पुष्टि की। स्टेशन का नाम किसरगी स्टेशन है। यह एक अपरिचित स्टेशन का नाम था जिसे वह नहीं जानती थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कार में सवार सभी यात्री सो रहे थे। ट्रेन असामान्य रूप से शांत है। वह अपने दिल में उलझन महसूस कर रही थी, लेकिन उसे डर की एक झलक भी महसूस हो रही थी। समय 24:25 है। मुझे ट्रेन में चढ़े हुए 1 घंटे से अधिक समय हो चुका था। उसने अपना फोन निकाला और किसरगी स्टेशन के लिए इंटरनेट पर खोजा, लेकिन वह मानचित्र पर भी नहीं था। मैंने इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड पर किसरगी स्टेशन के बारे में पूछा, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं है। स्टेशन के आसपास का इलाका घना अंधेरा था। वहां कोई घर या भवन नहीं थे, बस पहाड़ और घास के मैदान थे। उसने अपना रास्ता टटोला, लेकिन न तो कोई पेफोन मिला और न ही टैक्सी स्टैंड। उसने यह पता लगाने के लिए समय सारिणी की तलाश की कि कौन सी ट्रेन वापस आ रही है, लेकिन उसे वह नहीं मिली। डर ने उसे घेर लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह जिस जगह पर खड़ी थी वह कितनी अजीब थी। उसने एक गहरी सांस ली और आगे देखा। उसके आगे एक ही रास्ता था, रेल की पटरियां। वह नहीं जानती थी कि पटरियां उसे कहां ले जाएंगी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। देर रात, समय 1:10 है। हसुमी ने पटरियों पर पिछले स्टेशन पर वापस चलने का फैसला किया। मेरे चलने के 10 मिनट बाद मुझे अपने पिता का फोन आया और स्थिति के बारे में बताया। मेरे पिता ने सुझाव दिया कि मैं पुलिस से संपर्क करूं। जैसा कि उसके पिता ने सुझाव दिया था, हसुमी ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इसे एक शरारत के रूप में गलत समझा और उन्हें ठुकरा दिया। अगर आप ध्यान से सुने तो दूर से ढोल और घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज ने उसके दिल में एक गहरा डर पैदा कर दिया। वह चलती रही, रोती रही, किसी स्टेशन पर पहुंचने की उम्मीद में। इससे पहले कि मैं यह जानता, मैं 1 घंटे से चल रहा था। नगाड़ों और घंटियों की आवाजें जो मैंने पहले सुनी थीं, ऐसा लग रहा था कि वे करीब आ रही हैं। उसके पीछे से एक आवाज आई, रेल की पटरियों पर चलना खतरनाक है। यह सोचकर कि वहां एक स्टेशन अटेंडेंट है, उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है जिसका पैर गायब है, लेकिन बूढ़ा गायब हो गया है। घटना को देखकर हसुमी डर से कांपने लगी और रोने लगी। उसके पैर इतने थके हुए थे कि वह अब चल नहीं सकती थी और उसके सामने एक सुरंग थी। उसमें असामान्य रूप से अंधेरी सुरंग से चलने का साहस नहीं था।
सुरंग के प्रवेश द्वार पर इसानुकी लिखा हुआ एक चिन्ह था। मैंने इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड से परामर्श किया, जिसने इस बिंदु तक की घटनाओं को पोस्ट किया। यह पता चला कि यह एक सुरंग है जिसे कोई नहीं जानता। सुरंग के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर हसुमी ने गहरी सांस ली। जैसे ही अंधेरा छा गया, उसके सिर में एक आवाज गूंज उठी। मैंने फैसला किया कि मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुरंग का एक किनारा काली ठंडी दीवारों से ढका हुआ था। हसुमी के कदमों की आहट उसके पैरों पर चमकने से ही सन्नाटा टूटा था। पटरियां सुरंग के केंद्र से होकर दूसरी ओर जाती थीं। अपने सेलफोन की हल्की रोशनी पर भरोसा करते हुए वह रोती रही और चलती रही। लगभग 15 मिनट तक चलने के बाद हसुमी को दूर से एक सुरंग का निकास दिखाई दिया। हसुमी को राहत मिली कि वह आखिरकार सुरंग से बाहर आ सकती है। सुरंग के बाहर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। वह आदमी अपने 40 के दशक का लग रहा था और उसका पतला थका हुआ चेहरा था। वह हसुमी को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? उनकी आवाज नरम थी और हसुमी को सहज महसूस कराती थी। वह आदमी कहता है कि वह हसुमी को स्टेशन ले जाएगा और वह उसे एक सवारी देने लगता है। स्टेशन के पास ठहरने की सुविधा है, इसलिए मैंने हसुमी को कुछ आराम करने के लिए कहा। हसुमी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस आदमी की कार में सवार हो गई। लेकिन जब कार चलने लगी तो हसुमी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। गाड़ी स्टेशन जाने के बजाय पहाड़ों में और गहरी होती चली गई। हसुमी ने उस आदमी से पूछा कि वह कहाँ जा रहा था। एक आदमी जो जवाब देता है कि वह हिना स्टेशन जा रहा है। हसुमी ने महसूस किया कि यह स्पष्ट रूप से अजीब था। मैं हिना स्टेशन को जानता हूँ, लेकिन यह शिन्हामामात्सु स्टेशन से बहुत दूर है। कार से 1 घंटे से अधिक समय लग रहा है। इसके अलावा हसुमी को पता था कि हिना स्टेशन पर ठहरने की कोई सुविधा नहीं है। इसके बाद उस आदमी ने किसी भी सवाल का जवाब देना बंद कर दिया। आदमी बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाने लगता है। उसके बाद 3:44 पर हसुमी ने इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड पर यह कहते हुए पोस्ट करना बंद कर दिया, यह आखिरी पोस्ट है क्योंकि मेरे सेल फोन की बैटरी जल्द ही खत्म हो जाएगी। वास्तव में किसरगी स्टेशन कहाँ है जहाँ वह उतरी थी? यह कहानी पूरे जापान में एक गर्म विषय बन गई और अभी भी एक शहरी कथा के रूप में सौंपी जाती है।